समझाता हूँ, अक्सर मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, वो ये है कि ऐसे के लिए किसी भी एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एनीथिंग सेपरेटली फॉर ऐसे। कौन सी बुक लेनी है, किस टीचर के बुक को फॉलो करने हैं, कौन से नोट्स लेने हैं, सर सोर्स कौन सा यूज करूं, कभी भी आप लोग उस पर रिलाई ना करें कि आपने ऐसे के लिए कोई बुक ली हो। नो नीड टू बाय एनी बुक और फॉलो एनी सोर्स फॉर ऐसे। सो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एनीथिंग सेपरेटली फॉर ऐसे। ऐसे के लिए आप लोगों ने करना क्या है? फिर देखो, हर एक स्टूडेंट केस स्टडीज पे काम करे, रियल लाइफ एग्जाम्पल कलेक्ट करे, बहुत सारे थिंक टैंक्स को कलेक्ट करे। कोट्स एंड एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करने के लिए देयर इज नो बाउंड्री। मुझे एक बात बताए, क्या कोई बाउंड्री है कि मैं आपको कहूं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स तैयार करने हैं और आपको मैं कहूं फलाने बुक से तैयार करो? नो। अगर मैं आपको कहूं केस स्टडीज तैयार करने हैं तो मैं कहूं गूगल से तैयार करें? नो। आपने केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेस, बुक्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड डिफरेंट डायमेंशंस आपने ये तैयार करने हैं। सो देयर इज नो बाउंड्री, कोई भी बाउंड्री नहीं है। ऐसे के लिए ना किसी बुक को फॉलो करना है, ऐसे के लिए ना किसी सोर्स को फॉलो करना है, सिंगल सोर्स। ऐसे आपकी अपनी एक ओपिनियन है, जिस ओपिनियन को आपने सपोर्ट करना है थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल्स, थ्रू डिफरेंट केस स्टडीज, थ्रू डिफरेंट रेफरेंसेस। सो अगर मैं बात करूं ऐसे की, तो ऐसे के एग्जाम्पल कलेक्ट करने के लिए, इन चीजों के लिए किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, ना आपने उस बुक को फॉलो करना है। जितने भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, इंक्लूडिंग जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, उन सारों को आपने कनेक्ट करना है अपने ऐसे के टॉपिक के साथ। अपने ऐसे के टॉपिक के साथ आप लोगों ने कनेक्ट करना होगा। स्क्रीन शेयर नहीं है, वो बाद में होगा, अभी मैं यहाँ पेजेस से पढ़ा रहा हूँ। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पब्लिक एड, तो ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के बुनियाद पे, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की बुनियाद पे आप लोग इसे तैयार करें। और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की बुनियाद पे अगर आप लोग इसे तैयार करेंगे तो आप लोग इफेक्टिवली उसको कवर कर सकते हैं। जिस तरह मैं 360 अप्रोच समझाता हूँ, होलिस्टिक अप्रोच समझाता हूँ, वो क्या होता है बेसिकली? वो बेसिकली आपके मल्टी डायमेंशनल थॉट्स है, where you are allowed to explore your thoughts from all perspective। किसी भी सब्जेक्ट के रेफरेंसेस, किसी भी सब्जेक्ट के डायमेंशंस, किसी भी सब्जेक्ट के केस स्टडीज को आप लोग वहां पे फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ऐसे में यू आर अलाउड टू एक्सप्लोर योर थॉट्स फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, सो अगर आप ऐसे में हर एक पर्सपेक्टिव में अलाउ है, सो देन टेक दिस पेपर एज एन अपॉर्चुनिटी। आपकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, और इंग्लिश का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, उसके बाद ये एक अपॉर्चुनिटी कंसिडर करो जो आपके पास होगा। सो यू कैन कोट वेब सीरीज, पोएम्स, नज़म्स, वर्सेस, कोट्स, बुक्स, केस स्टडीज, हर एक को आप कोट कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आज मैं समझाऊंगा 360 अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच, डायसेक्शन अप्रोच। उन सारों के बुनियाद पे आपने एक अच्छे तरीके से ऐसे को कवर करना है। और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आज हम क्या करेंगे? अप्लाई करें। अगर मैं बात करूं ऐसे की,
सो ऐसे इज आ डिस्कशन, क्या है? ऐसे इज आ डिस्कशन, ऐसे इज एन ओपिनियन, ऐसे इज नथिंग, देयर इज नो टाइप ऑफ ऐसे, कोई भी टाइप नहीं है। ऐसे इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टॉपिक बाय योर ओन सेल्फ and what is your approach to address that topic. An essay, it is your discussion on the topic, on the issue, in which you have to convince the examiner, and which you have to convince the examiner about your point of view, and you have to convince that yes, my point of view is correct through examples, through quotes, through references, through case studies, through real life examples. शाबाश। तो ऐसे अगर है आपकी पर्सपेक्टिव, आपकी ओपिनियन, तो ये तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने अपने ओपिनियन देने हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा, और जब आप आज ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखोगे, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या करते हैं पता है? आप होलिस्टिक अप्रोच अप्लाई करते हैं, 360 अप्रोच अप्लाई करते हैं, जीपेस्ट लेडनेल आरसीसीएस अप्रोच अप्लाई करते हैं, पावर अप्रोच अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑल दोज जो मैंने आप लोगों को समझाया है, उसकी बुनियाद पे आप तो ऐसे को तो एक मैं कह सकता हूँ एक एज ले सकते हो, अगर आपकी अंग्रेजी ठीक है। ऐसे इज एन एक्ट ऑफ परसुएशन, ऐसे इज एन एक्ट ऑफ वी कैन से कंप्रीहेंशन, ऐसे इज एन एक्ट ऑफ रिटेंशन। तो आप सबसे पहले एक टॉपिक को इंटरप्रेट करके उसको अच्छी तरह से सेगमेंटेशन बना के उसको रिटेन करो और एक पेज पे लिखो। आप सब बहुत सारे अप्रोचेज है, पेस्टल, जीपेस्ट, 360, होलिस्टिक, मल्टी डायमेंशनल, उन सारों को अप्लाई करना है। अगर मैं बात करूं एफपीसी के फीडबैक्स अबाउट ऐसे, तो लिख ले कि इस दफा जो फीडबैक्स आए वो ये कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड है इंग्लिश का, वो स्टूडेंट का दैट इज गॉन, कोई है ही नहीं, उसका स्टैंडर्ड है ही नहीं, स्टैंडर्ड इंग्लिश का नहीं है, वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के बेस पे सही अंग्रेजी नहीं लिखते। और आप लोगों को मैं ऐसे के हवाले से समझाऊं तो ऐसे में हमारे पास आ जाता है पीसीआर मेथड। पीसीआर मेथड क्या है? जो भी आप लिख रहे हो प्रेजेंटेबल लिखो, जो भी आप लिख रहे हो करेक्ट लिखो, और जो आप लिख रहे हैं रिलेवेंट टू द टॉपिक जाओ। एफपीसी की फीडबैक के मुताबिक जो सेकेंड रिकमेंडेशन है वो ये है कि रिमेन एज क्लोज टू द टॉपिक इज पॉसिबल, रिमेन एज क्लोज टू द टॉपिक इज पॉसिबल, रिलेवेंट टू द टॉपिक लोग इधर उधर बातें ना लेके, एंड अरेंज द आर्गुमेंट्स इन ऑर्डरली फैशन, अपने आर्गुमेंट्स को प्रॉपर कैटेगोरिकली एक ऑर्डर में लिखना जरूरी होगा। जब मैं पावर अप्रोच समझाऊंगा उसमें आप लोगों ने सीखना है, अभी आज समझाऊंगा, सबसे पहले मैं ये लिखवाऊं, हर एक बंदे ने लिखना है, हर एक स्टूडेंट ने लिखना है, शाबाश। सो अरेंज द आर्गुमेंट्स, शेयर हो जाएगा विद इन 15 to 20 मिनट से शेयर हो जाएगा, अभी मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं ना। सो अरेंज द आर्गुमेंट्स इन ऑर्डरली फैशन, अपने नोट्स से समझा रहा हूं, मैंने स्कैन नहीं किया। अरेंज द आर्गुमेंट्स इन ऑर्डरली फैशन, प्रॉपर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, एंड कंसाइज प्रेजेंटेशन होगा with we can say with grammatical correction। देखो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जब मैं एवल्यूएशन करता हूं, मैं कहता हूं ऑलवेज हिट द कीवर्ड्स। व्हाट इज मीन बाय कीवर्ड? देखो हम कहते हैं ना क्विक बट स्टडी विंस द रेस, या हम कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर वहां पे प्रोवर्ब है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो आपने यही लिखना होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने ये नहीं लिखना होगा क्विक बट स्टडी विंस द रेस, बिकॉज उसका डिमांड है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसके साथ साथ कभी भी आप मेन टॉपिक को डिग्रेस ना करें, कभी भी आप मेन टॉपिक से ना हटे, कभी भी डिमांड ऑफ द टॉपिक से ना हटे। हिट द टॉपिक डायरेक्टली, इट शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट
जिसको लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट जाना होगा। फ्लो एंड प्रॉपर ऑर्डर इज क्रूशियल। कोहेरेंस एंड कोहेजन को अच्छी तरीके से लेके जाना है। एंड रिडंडेंसी को अवॉइड करें। अवॉइड टू मेनी वर्ड्स, अवॉइड रिपीटिशन एंड अवॉइड रिडंडेंसी। Write effective point in crispy manner. Write effective point in concise manner and use different terminologies and jargons according to the topic. अगर इकोनॉमी का टॉपिक है तो इकोनॉमी के jargons यूज करें। अगर गवर्नेंस या जेंडर का टॉपिक है तो उसके jargons यूज करें। How you are using all these jargon contextually, so वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। और कुछ एकेडमिक लेवल पे आपने एकेडमिक टच देना होगा कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, जो सब्जेक्ट्स आपने CSS में पढ़े हैं, उनको कनेक्ट करना होगा अपने टॉपिक के साथ। एंड पुट योर बेस्ट फुट फ्रंट एंड पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आपका जो स्ट्रांग विकेट है, आपका जो बेस्ट फुट है, बेस्ट फुट को फॉरवर्ड रख के एग्जाम में अच्छे तरीके से स्कोर लो। शाबाश। अभी मैं अगर आप लोगों को कहूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे में फेल होते हैं, उनका तो या इंट्रोडक्शन वीक होता है या कंक्लूजन उनका इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक उन स्टूडेंट्स ने एक तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सही नहीं की होती और उनके आइडियाज ठीक नहीं होते। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बेस पे आउटलाइन में आइडियाज नहीं आते। और द सेकेंड थिंग, उसकी इंग्लिश स्टैंडर्ड सही नहीं होती, तो वो एंट्रो कंक्लूजन को भी फेल कर जाते हैं और साथ साथ उनके आउटलाइन भी डिस्टर्ब होते हैं। और जब भी आपके आउटलाइन डिस्टर्ब होते हैं आप आगे नहीं जा सकते। वीक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, अरेस्टिंग वर्ड्स उनके नहीं होते, एनेक्डोट्स नहीं होते, और वी कैन से फ्लॉलेस लैंग्वेज नहीं होता, बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। और उसके बाद एक्सटेंसिव प्रैक्टिस उन्होंने नहीं किया होता है। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के हवाले से आज समझाऊंगा। हर एक स्टूडेंट ने रोजाना एक ब्रेनस्टॉर्मिंग और आउटलाइन बनानी है। और अवॉइड एक्सेसिव जार्गन्स एंड लैंग्वेज या रिपीटिशन, जार्गन्स भी ज्यादा यूज ना करें और टू मेनी पॉइंट्स भी ना दे, कम लिखो। 11, 12, 13 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ। 19, 20 पॉइंट्स तक ना जाए। 12, 13 पैराग्राफ जो है, जो अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑफ द एसे, वो मोर देन इनफ है, जो प्राइमरी पैराग्राफ्स होते हैं। लेक ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, कभी कभी हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव को कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से भी ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है। पर्पस ऑफ ऐसे राइटिंग, नंबर 1, ऐसे का पहला पर्पस है नॉलेज। आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। जिस तरह मैंने समरीन आपको कहा कि कंटेंट पे काम करो और रोजाना एक क्वेश्चन का ब्रेनस्टॉर्मिंग और आउटलाइन बनाने, सो नॉलेज नहीं होता। द सेकेंड थिंग, ये स्किल बेस्ड एग्जाम है, हमारे पास ये स्किल नहीं होता, हम लिखते नहीं हैं, हम स्किल्स को अच्छी तरह से अचीव नहीं कर सकते। सो लेक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स। और उसके बाद हमारे पास दो किस्म की क्लियरिटीज नहीं होती। एक कंटेक्स्ट की क्लियरिटी नहीं होती, जिसको कंटेक्चुअल क्लियरिटी कहते हैं, एक कंटेंट की क्लियरिटी नहीं होती। सो लेक ऑफ कंटेक्चुअल क्लियरिटी एंड लेक ऑफ कंटेंट की क्लियरिटी। फिर उसके बाद मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमारा नहीं होता। हमारी जो अप्रोच होती है वो सिर्फ एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्टेड होता है। हम अम्ब्रेला अप्रोच को या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को ऐसे में यूज नहीं करते। एंड ऐसे नॉलेज का इतना एग्जाम नहीं है जितना आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स का एग्जाम है, इसलिए वो आपके वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन या ऑप्टिमिज्म जरूर देखता है ऐसे में। एंड टाइम मैनेजमेंट का भी एग्जाम है कि आप 3 घंटे में किस तरह चीजों को डायरेक्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज अगर है तो वो सिर्फ एक जगह पे है, जो आपकी इंटरप्रिटेशन है। अगर एक स्टूडेंट सही से इंटरप्रिटेशन कर ले, अच्छे तरीके से टॉपिक को इंटरप्रेट करके सेगमेंटेशन बना ले, मेन हेडिंग्स बना ले, अच्छे तरीके से रिलेवेंट आइडियाज लेके, तो वो आगे जा सकता है। मैं अगर आपको कहूंगा कि आपने टॉपिक को सिलेक्ट करना है, तो टॉपिक को आप अपने नॉलेज बेस्ड पे सिलेक्ट करो। एक एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए आपका, और एक ऐसे का थीम भी आपके पास होना चाहिए, और उस ऐसे के थीम को समझ के आप आगे जा सकते हैं। और एक अप्रोच है जिसको कहते हैं डायसेक्शन अप्रोच, वो आप लोगों ने समझना है। एंड छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखने हैं, ज्यादा लेंथी पैराग्राफ
आपको डिस्टर्ब करेगा। आप जब भी किसी मेन हेडिंग को फर्दर डिवाइड करते हैं तो आप माइक्रो मैक्रो डायमेंशंस को समझो, और एक ही मैक्रो डायमेंशन को सिर्फ एक ही सपोर्टिंग आर्गुमेंट के साथ उसको कन्विंस करो। तो छोटे छोटे पैराग्राफ लिखो, कंसाइज एंड इफेक्टिव पैराग्राफ जिसमें हर एक चीज विजिबल हो वो लिखो। अवॉइड लेंथी सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, इफेक्टिव और करेक्ट सेंटेंसेस लिखो जिसमें कंटेक्चुअल की क्लियरिटी हो, जिसमें कंटेंट की क्लियरिटी हो, एंड हिट ऑल द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक, मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव को हिट करे। एंड अगेन मैं अगर आपको कहूं कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके पास ऐसे में तब क्लियर होता है जब आपका थीम क्लियर होता है। तो थीम वाइज आप लोगों ने जाना होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को 200 टॉपिक्स भेजे हैं। 200 में से किसी एक थीम को सेपरेट करके स्क्रूटिनाइज करके आप 10 12 15 टॉपिक्स होंगे, 20 टॉपिक्स होंगे, उन 20 टॉपिक्स को अलग से क्या करना है, सर्च करना है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 200 टॉपिक्स है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो मैंने सबसे पहले उन 200 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक को सामने रखकर, किसी एक टॉपिक को सामने रखकर मैंने उसके क्या बनाने हैं, डायमेंशंस, मल्टी पर्सपेक्टिव अप्रोच समझाना चाहता हूं। तो आप लोगों के पास अभी तो स्क्रीन शो हो रहा है ना शाइस्ता, अभी स्क्रीन शो हो रहा है, शाबाश। देखो मैंने आप लोगों को 200 टॉपिक्स दिए। इन 200 टॉपिक्स को मैंने एफपीसी से, यूपीएससी से, केपीपीसी से, बीपीसी से, डिफरेंट मॉक से और अपने एनालिसिस के बुनियाद पे मैंने ये 200 टॉपिक्स कलेक्ट किए हैं। स्टेप नंबर 1 कि सर हम थीम्स कैसे तैयार करें। अगर आप लोगों ने थीम्स को तैयार नहीं किया है तो आप लोग ऐसे के बारे में आगे नहीं जा सकते। ऐसे के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ऐसे के हवाले से मेरे पास सिर्फ 3 चीजें हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। हमारे पास ऐसे में कंटेंट होता है, कंटेंट के साथ साथ ऐसे में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, और ऐसे में डिमांड ऑफ द टॉपिक होता है, DOT। अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट के हवाले से आपने इस तरह करना होगा। कंटेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कंटेंट के हवाले से आप लोगों ने थीम्स को कवर करना है, जो आज के लेक्चर में समझाऊंगा। अगर मैं स्ट्रक्चर के हवाले से बात करूं तो स्ट्रक्चर के हवाले से आप लोगों ने जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स है उनमें मैंने आउटलाइन, इंट्रो, ऐसे का प्रॉपर स्ट्रक्चर समझाया है। और जो डिमांड ऑफ द टॉपिक होता है, ये डिमांड ऑफ द टॉपिक आप जो टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और उस टॉपिक को आप जिस तरह इंटरप्रेट करते हैं और उसके मेन हेडिंग बना के उसके डिमांड को सब हेडिंग में डिवाइड करके उसके डिमांड को पूरा करते हैं, ये आपके पास क्या होगा, मेन हेडिंग सब हेडिंग के पर्सपेक्टिव। सो मैं स्ट्रक्चर के हवाले से हमारी बात हो चुकी थी, आज हम थीम के बारे में बात करेंगे। और उन थीम्स में स्टेप नंबर 1 ये है कि 200 टॉपिक्स में से किसी एक थीम को उठाना है, जो कि आप लोगों का हो सकता है कि वो थीम हमारे पास, ये थीम गवर्नेंस भी हो सकता है, ये थीम इकोनॉमी भी हो सकता है, ये थीम पॉलिटिक्स भी, पॉलिटिकल फैब्रिक्स भी हो सकते हैं, और ये थीम टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, और ये थीम मीडिया भी हो सकता है,
और ये थीम जेंडर भी हो सकता है, और ये थीम एजुकेशन भी हो सकता है, और ये थीम एनवायरनमेंट भी हो सकता है इसके कॉन्टेक्स्ट में, या ग्लोबलाइजेशन भी आ सकता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने ये थीम कवर करने हैं। समझे बात को? मैंने आप लोगों को 200 टॉपिक्स, क्या है, मैंने आप लोगों को 200 टॉपिक्स दिए हैं, ये बात माइंड में रखें। 200 टॉपिक्स को मैंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से मैंने कलेक्ट किया हुआ है। एफपीसी, यूपीसी, केपीपीसी, मॉक्स एनालिसिस किया है। उन सारों के बेस पे पहले आप लोगों ने थीम को कवर करना है, और वो थीम ये होगा कि आपने इस पूरे 200 में से गवर्नेंस के टॉपिक्स, इकोनॉमी के, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सॉरी मीडिया, जेंडर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, उनको कलेक्ट करना है। डेमोक्रेसी भी है उसमें, डेमोक्रेसी, उन सारे टॉपिक्स को कलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने समरीन को क्या दिया है असाइनमेंट, इकोनॉमी का टॉपिक, तो उसने इकोनॉमी के टॉपिक को कलेक्ट किया था। सना या सेरिश को भी यही दिया था। तो इकोनॉमी के टॉपिक्स को आप लोगों ने 1 2 3 जितने भी है 12 से 15 टॉपिक्स जो इकोनॉमी के है वो पहले लेके, और इस पे अलग अलग सर्च करे, और अलग अलग रिसर्च इस तरह नहीं करने के फिक्स हो, उसमें केस स्टडीज हो, उसमें बुक हो, उस तरह केस स्टडीज के बेस पे रिसर्च करे, बुक्स और रियल लाइफ एग्जांपल, तो आप लोगों की इकोनॉमी कवर होगी। और फिर उनके आउटलाइन बनाने हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बेस पे। इस तरह आप लोगों ने पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, मीडिया, इस तरह बेसिक थीम्स को कवर करना है फॉर द सेक ऑफ कंटेंट ऑफ द एसे। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि थीम को कैसे कवर करेंगे? शाबाश, थीम ऑफ द एसे को कैसे कवर करेंगे? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू थीम ऑफ द एसे? शाबाश। मेरा क्वेश्चन है कि मतलब अगर इकोनॉमी जैसे आप अगर देंगे तो इकोनॉमी के डिफरेंट टॉपिक्स पास्ट पेपर में देखेंगे, फिर उससे उसके लिए कंटेंट जमा करेंगे। देखो, पास्ट पेपर्स के टॉपिक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको कहा कि 200 टॉपिक्स जो मैं दे रहा हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं। उन 200 टॉपिक्स में एफपीसी, पास्ट पेपर्स, मॉक्स, सारे टॉपिक्स है। अगर वो सारे टॉपिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उन सारे टॉपिक्स में से किसी इकोनॉमी या जेंडर या गवर्नेंस को क्या करना है, एक पेज पे या 2 पेजेस पे लिखना है, और जितने एंगल्स उन टॉपिक में है उस पे सर्च करना है। समझ आ गई ना? यस सर। अगर नहीं आए तो आप मुझे बता दें। नहीं सर, समझ में आ गया। शाबाश, थैंक यू। शाबाश। अभी ये हो गया थीम ऑफ द एसे। क्या थीम ऑफ द एसे हो गया? अभी थीम ऑफ द एसे के बाद मैं आप लोगों को एक दूसरा पर्सपेक्टिव एसे के हवाले से समझाऊंगा, उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। मिसाल के तौर पे आप लोग ऐसे में ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के हवाले से मैंने आप लोगों को कुछ अप्रोचेस समझाने हैं, जिसमें पहला अप्रोच है इंटरप्रिटेशन। पहला अप्रोच है इंटरप्रिटेशन, सेकंड अप्रोच है सेगमेंटेशन, थर्ड अप्रोच है मेन हेडिंग्स, जिसको मैं फ्रेमवर्क ऑफ द एसे भी कहता हूँ। फोर्थ अप्रोच है 360 अप्रोच, जो इन पे अप्लाई होगा। फिर उसके बाद हमारे पास है होलिस्टिक अप्रोच। फिर मेरे पास आ जाता है जीपेस्ट, लेड, नेल, आरसीसी, एसएस अप्रोच। फिर मेरे पास आ जाता है पावर अप्रोच। फिर मेरे पास आ जाता है फायर एफ अप्रोच।
फिर मेरे पास आ जाता है रियल लाइफ एग्जांपल्स, फिर मेरे पास आ जाता है केस स्टडीज, फिर मेरे पास आ जाता है इंडिविजुअल, फिर इंडिविजुअल को फर्दर डाइसेक्ट करो, इंडिविजुअल को, हमारे पास इंडिविजुअल में करेज, पैशन, हार्ड वर्क, ये मैं एक्सपोजिटरी फिलोसॉफिकल ऐसे में समझाऊं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक्स। इंटरप्रिटेशन के बाद सेगमेंटेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ स्किल्स मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ डॉट्स कैसे करना है, जो इंटरप्रिटेशन का हिस्सा है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने मुझे 5 मिनट देने हैं, 5-10 मिनट में मैं फिर आता हूँ। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा ब्रेक ले लें, मैं भी लेता हूँ। ठीक है, ठीक है।